the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का दूसरा लेक्चर है। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सिंगल बीम और डबल बीम में डिफरेंस, और डबल बीम की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, उनमें टाइम रिजॉल्व और स्पेस रिजॉल्व डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा था। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द सिंगल बीम एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइम रिजॉल्व्ड एंड स्पेस spectrophotometer and what is the difference between these two. Today we are going to discuss about some components of the instrumentation of spectrophotometer, और उन components में component है हम लोगों ने लिखा था sources of radiation। तो आज हम लोग sources of radiation डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वेवलेंथ में रेडिएशन लेने के लिए कौन सा सोर्स यूज होता है, और वो सोर्स उस वेवलेंथ में रेडिएशंस, उस वेवलेंथ रेंज में रेडिएशंस कैसे प्रोवाइड करता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूवी विजिबल की पूरी रेंज को, एंटायर स्पेक्ट्रम को अगर स्कैन करना है आपने, तो आपको कितने सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, और कौन सा सोर्सेज यूवी रीजन के अंदर रेडिएशन प्रोवाइड करेगा, कौन सा सोर्स विजिबल रीजन के अंदर रेडिएशन प्रोवाइड करेगा, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सैंपल हैंडलिंग डिस्कस करेंगे हम लोग, हाउ द सैंपल इज हैंडल्ड, how it is taken in cuvette, which type of the solvent is used, which type of solvent will not be used in UV visible spectroscopy। तो हम लोग उन सॉल्वेंट्स की नेचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, और अगर सॉल्वेंट्स के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, तो वो कैसे इफेक्ट करती हैं आपके स्पेक्ट्रास को, और अगर उसके अंदर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो तब वो उससे हमारे पास स्पेक्ट्रा किस तरह का ऑब्टेन होता है। तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं हम लोग। First one is sample handling. Virtually all UV spectras are recorded in solution phase. It is must, हम लोग जब भी UV visible spectra लेते हैं तो UV visible spectra will be taken in a solution phase only। हम लोग उसका solution पहले prepare करते हैं सैंपल का, जिसका हमें, तो फिर उसको हम लोग या तो उसकी वेवलेंथ को स्कैन करते हैं लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करने के लिए, या हम लोग डिफरेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाकर अननोन कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड। सेल कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और क्वार्ट्ज। ये तीन तरह के सेल्स आते हैं। प्लास्टिक का सेल सबसे सस्ता है मार्केट के अंदर, इसको यूजुअली डिस्पोजेबल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ग्लास सेल जो है वो थोड़े से महंगे हैं प्लास्टिक सेल से, और क्वार्ट्ज सेल सबसे महंगे हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल सेल्स है। क्वार्ट्ज जो है वो इनर्ट होता है, उसमें किसी भी किस्म का सोल्यूशन लेकर आप उसके साथ यूवी विजिबल स्कैन कर सकते हैं। जबकि ग्लास और प्लास्टिक्स जो है, प्लास्टिक्स तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो वो यूजुअली रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए जब कभी सिर्फ वाटर को यूज़ करना हो तो आप प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, और ग्लास और क्वार्ट्ज को यूज़ किया जाता है व्हेन एवर देयर विल बी एनी अदर सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ओनली क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट इन द फुल यूवी विजिबल रेंज। ये है फुल यूवी विजिबल रेंज 190 से 200 टू 700 नैनोमीटर। इस पूरी रेंज में सिर्फ क्वार्ट्ज ट्रांसपेरेंट है। तो जब आपने फुल यूवी यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को मुकम्मल तौर पर अगर आपने स्कैन करना है तो यू रिक्वायर द क्वार्ट्ज सेल, बट व्हेनेवर यू आर यूजिंग द प्लास्टिक एंड ग्लास सेल्स, दीज आर ओनली सूटेबल फॉर द विजिबल स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये यूवी अब्जॉर्बेंस देते हैं, इसलिए इनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए, यानी हमारे यहाँ जो विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आमतौर पर लैब में पड़े होते हैं, उन विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर यूज़ करने के लिए आप प्लास्टिक या ग्लास सेल को यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग ये नहीं लेते, क्वार्ट्ज सेल की अशद ज़रूरत नहीं, तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो प्लास्टिक और ग्लास सेल्स या क्वेट्स को हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब फुल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा आप लोगों ने उस पर स्कैन करना है तो देन यू रिक्वायर द क्वार्ट्ज, ओनली क्वार्ट्ज सेल, तब आप लोग ग्लास और प्लास्टिक के सेल्स को यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्सेंट्रेशन इज एम्पिरिकली डिटरमिन्ड, मतलब है
कि आपने जब भी कॉन्सेंट्रेशन अननोन सोल्यूशन की डिटरमिन करना होती है तो यू रिक्वायर सम स्टैंडर्ड्स ऑफ नोन सोल्यूशन, नोन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। आपको 5, 7, 10 नोन कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन बनाना पड़ते हैं, उनसे हम लोग एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करते हैं हर एक नोन कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन की, और फिर अननोन आती है, उस एब्जॉर्बेंस से कर्व से हम लोग अननोन की कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग वो कर्व बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाती है। अ टिपिकल सैंपल सेल सैंपल सेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं बार बार, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्यूवेट। इस तरह का होता है, ये मुकम्मल तौर पर स्क्वायर टाइप है, 1 सेंटीमीटर इसकी यूजुअली लेंथ ली जाती है, विड्थ और लेंथ, और इसकी साइड्स ओपेक होती हैं, 2 साइड्स इसकी ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट साइड्स हैं ये ऐसे डिटेक्टर और रेडिएशन एमिटर के सामने आ जाती हैं, और ओपेक साइड जो है वो हमारी तरफ या अपोजिट साइड पर रहती हैं, या वॉल के साथ ओपेक साइड लगी हुई होती हैं, और ये जो दो ट्रांसपेरेंट साइड्स हैं इससे रेडिएशन होती है सेल के अंदर और इमर्ज हो रही होती है। तो इट इज कॉल्ड एज अ क्यूवेट, इसको हम लोग क्यूवेट का नाम देते हैं। आमतौर पर सेल भी बोल देते हैं, सैंपल सेल, बट दीज आर टेकन एज क्यूवेट्स, इनका जो एक्चुअल नेम है उनको इनको हम लोग क्यूवेट का नाम देते हैं। सैंपल हैंडलिंग में सॉल्वेंट्स मस्ट ट्रांसपेरेंट इन द रीजन टू बी ऑब्जर्व्ड, द वेवलेंथ बिलो व्हिच द सॉल्वेंट इटसेल्फ अब्सॉर्ब्स all of the light radiation is referred to as the cutoff wavelength। मतलब जो वेवलेंथ रीजन आप स्कैन करना चाह रहे हैं, सपोज करें आप 200 से लेकर 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ का रीजन अगर स्कैन करना चाह रहे हैं, तो आपके प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड नॉट एब्सॉर्ब रेडिएशन इन दैट रीजन। जितना रीजन आप स्कैन करना चाह रहे हैं, आपके सॉल्वेंट को उस रीजन के अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर सॉल्वेंट उसमें एब्जॉर्बेंस देता है तो फिर आप सैंपल की एब्जॉर्बेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ उसने एक पॉइंट लिखा है कट ऑफ वेवलेंथ का, ये टर्म याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी आपने। वेवलेंथ वो वेवलेंथ है कि बिलो विच द सॉल्वेंट एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप ऑफ द रेडिएशन, सो दैट वन विल बी कॉल्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ। यानी हर सॉल्वेंट को इस वेवलेंथ से नीचे आप यूज नहीं कर सकते, किसी भी सॉल्वेंट को आप इस कट ऑफ वेवलेंथ से नीचे वेवलेंथ पर यूज नहीं कर सकते। तो कहते हैं सिंस स्पेक्ट्रा आर ओनली ऑब्टेन्ड अप टू 200 नैनोमीटर, मतलब मिनिमम वेवलेंथ जो है 200 नैनोमीटर किए जाते हैं, तो सॉल्वेंट टिपिकली ओनली नीड टू लैक कॉन्जुगेटेड बाई सिस्टम और कार्बोनाइल, मतलब सॉल्वेंट के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड बॉन्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड सिस्टम होता है तो पाई टू पाई स्टार, और अगर उसके अंदर कोई लोन पेयर्स हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, तो फिर एन टू पाई। तो ये जो पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती हैं, ये बिटवीन 200 टू 700 नैनोमीटर फॉल करती हैं, ये पीछे हम पढ़ के भी आए हैं। तो जब ये 200 टू 700 नैनोमीटर के दरमियान यानी यूवी विजिबल रेंज के अंदर फॉल करती हैं, तो हमने सॉल्वेंट सिस्टम ऐसा लेना है जिसके अंदर ना तो कोई कार्बोनाइल ग्रुप हो और ना ही ऐसा कोई कंजुगेट सिस्टम हो। अब फॉर एग्जांपल ये कट ऑफ वेवलेंथ दी हुई हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स की, आपको एसीटोनाइट्राइल की कट ऑफ वेवलेंथ है, क्लोरोफॉर्म की कट ऑफ वेवलेंथ 240 है, साइक्लोहेक्सेन 195 है। तो कट ऑफ वेवलेंथ को हम लोगों ने मुराद क्या लिया हुआ है कि कट ऑफ वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जिससे ऊपर ऊपर वेवलेंथ पर हम इस सॉल्वेंट को यूज कर सकते हैं। अगर कम वेवलेंथ हो जाएगी हम इस सॉल्वेंट को यूज नहीं कर सकते। साइक्लोहेक्सेन को 195 से ऊपर, 1,4 डाइऑक्सेन को 215 से ऊपर, 95% इथेनॉल जिसको आमतौर पर रेक्टिफाइड सिपरेट भी बोलते हैं और कमर्शियल अल्कोहल भी आमतौर पर बोलते हैं, तो ये 205 पर इसको एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब है 20 पर ऊपर हम लोग हर वेवलेंथ रेंज के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। एन हेक्सेन को 201 से ऊपर, मिथेनॉल 205 से ऊपर, आइसोक्टेन 195 और वाटर को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट लिया जाता है 190 से ऊपर। पूरी यूवी विजिबल को स्कैन करने के लिए हम लोग वाटर को यूज कर सकते हैं। एडिशनली
solvents must preserve the fine structure where it is actually observed in UV if possible. क्या मतलब है इसका कि सॉल्वेंट शुड नॉट इंटरेक्ट विद सैंपल के साथ, उसको रिएक्ट करके सैंपल के फाइन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट को। मतलब कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर एसोसिएशन हो जाती है, कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है। इस तरह के सॉल्वेंट नहीं यूज करने। द सॉल्वेंट मस्ट प्रिजर्व द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए सॉल्वेंट को, के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, फाइन स्ट्रक्चर उसका प्रिजर्व्ड रहना चाहिए सैंपल का जो भी आप यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हैव लेस इफेक्ट। द मोर नॉन पोलर द सॉल्वेंट द बेटर इज द स्पेक्ट्रम इन यूवी। ज्यादातर ये होता है, मोस्टली ऐसा होता है, ऑलवेज नहीं। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है, यानी वो जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी की पीक्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं और हमारे पास पीक्स की बजाय बैंड आ जाता है जब हम लोग ज्यादा पोलर या हाइड्रोजन सॉल्वेंट यूज करते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाला सॉल्वेंट हो तो फिर ये इफेक्ट कुछ कम होता है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर यूजुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं जो आपके सैंपल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तो हमारे पास शार्प पीक्स आती हैं। तो शार्प पीक्स का ऑब्टेन करना ज़्यादा बेटर है, इससे हमें ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन। तो सो मोस्टली केसेस के अंदर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को प्रेफर करते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ये हमेशा नहीं हो रहा होता। तो बट यूजुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर पीक्स ज़्यादा रिजॉल्व आती हैं और ज़्यादा बेटर उनको स्टडी किया जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है दैट इज सोर्स ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले आपके पास रेडिएशन होनी चाहिए जिन्होंने जाकर फॉल आपके सैंपल के ऊपर। सोर्सेज ऑफ रेडिएशन के तौर पर हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन लैंप्स को यूज करते हैं और टंगस्टन लैंप्स को यूज करते हैं। ड्यूट्रियम लैंप जो है ये यूवी रेंज को कवर करता है, 160 से लेकर 375 नैनोमीटर तक एक्चुअली यूवी रेंज है। अब इसको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होते हैं ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल को, वो ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल को ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्साइटेड फॉर्म में ले जाती है। ड्यूट्रियम एक्साइटेड मॉलिक्यूल बन जाता है D2 स्टार से। जैसे H2 स्टार है तो ड्यूट्रियम हो तो D2 स्टार। अगेन ये D2 स्टार ब्रेकअप होता है, दो ड्यूट्रियम के एटम बना देता है जिनको हम D डैश और D डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल एक्चुअली डिसोसिएटेड एंड इट एमिट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी एमिट होती है ये एक्चुअली 160 से 375 नैनोमीटर के दरमियान रेंज में एग्जिस्ट करती है। जो एनर्जी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की उसने ड्यूट्रियम को ड्यूट्रियम बना दिया, इट वुड बिकम द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल। व्हेन एक्साइटेड ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन तो उससे जो दो एटम बनते हैं D डैश और D डबल डैश, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ D डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ D डबल डैश एंड H न्यू सम ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होती है जिसे आपने ड्यूट्रियम को एक्साइट करने के लिए यूज किया। आप ड्यूट्रियम को एज अ लैंप यूज कर रहे हैं ना, तो लैंप को क्या करते हैं आप करंट के साथ ज्वाइन करते हैं। अब जैसे ही करंट के साथ ज्वाइन करते हैं उसके अंदर ड्यूट्रियम के मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके, यानी जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की एक्साइटेड ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल की एनर्जी बन जाती है। जब वो ब्रेकअप होता है तो वो एनर्जी स्प्लिट हो जाती है तीन एनर्जीज में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन ड्यूट्रियम एटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ड्यूट्रियम एटम एंड सम लाइट एनर्जी। दिस लाइट एनर्जी would fall in which region? 160 to 375 नैनोमीटर ये के अंदर फॉल करती है।
तो एनर्जी E is the electrical energy absorbed by the molecules. ED2 star is the fixed quantized energy of the D2 स्टार, यानी ये ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल एक्साइटेड की एनर्जी है। और ईडी डैश और ईडी डबल डैश इनको हमने बोला है कि दीज आर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू ड्यूट्रियम एटम्स एंड एच न्यू इज द एनर्जी एमिटेड इन यूवी रीजन। ये यूवी रीजन के अंदर एमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है और यही एनर्जी एक्चुअली जाकर सैंपल के ऊपर जब आप यूवी स्कैन ले रहे होते हैं। दूसरा सोर्स है टंगस्टन लैंप। टंगस्टन लैंप 160 से लेकर 375 नैनोमीटर तक एनर्जी को, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये जो है ये विजिबल रीजन में 200 से लेकर 700 तक, 160 से 375 तक वो पिछला वाला ड्यूट्रियम लैंप कर रहा था। ये एनर्जी स्कैन करता है 200 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, इसको करेक्ट कर लेना। तो इट इज ब्लैक बॉडी टाइप टेम्परेचर डिपेंडेंट रेडिएशन। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती हैं, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रेडिएशन हैं कि कितने टेम्परेचर के ऊपर ये कौन सी रेडिएशंस को इवॉल्व करते हैं। इसमें कुछ आयोडीन की अमाउंट ऐड की जाती है के अंदर। इस आयोडीन का मकसद ये होता है कि टंगस्टन जो वेपर्स फॉर्म में जाता है वो यूजली ब्लैकेंड कर देता है उसकी सर्फेसिस को, उसके ग्लास को। टंगस्टन फिलामेंट लैंप जिसके अंदर लगा हुआ होता है, ग्लास के ऊपर वाले सिरे के ऊपर वेपर्स जो है उसको ब्लैकेंड कर देता है। तो आयोडीन उसको अगेन वेपर्स फॉर्म में रखता है, उसको डिपॉजिट नहीं होने देता। तो एक्चुअली आयोडीन आयोडाइड बना देता है। तो इट एंड्स द ब्लैकनिंग कॉज्ड बाय द टंगस्टन डिपॉजिट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द लैंप। ये वॉल्स ऑफ द लैंप्स के ऊपर जो टंगस्टन के वेपर्स हैं वो जाकर ब्लैकनिंग करते हैं, उस ब्लैकनिंग को जो लो करता है, लो डाउन कर देता है। लो डेंसिटी लैंप्स होते हैं, ग्लास इनवेलप इनके ऊपर यूज किया जाता है और उससे लाइट निकल रही होती है। टू सोर्सेज आर रिक्वायर्ड हेयर। वो दो सोर्सेज कौन कौन से हैं टू टेक द एंटायर यूवी विजिबल बैंड। तो पहला ड्यूट्रियम लैंप है वो 200 से 330 नैनोमीटर दे रहा होता है। टंगस्टन लैंप 330 टू 700 नैनोमीटर। ये यहाँ पर 330 टू 700 नैनोमीटर लिख लेना है आपने, ये गलत लिखा हुआ है। 330 टू 700 नैनोमीटर तक ये वेवलेंथ को कवर कर रहा होता है। इस तरह 200 से लेकर 700 तक कंप्लीट हमारे पास यूवी और विजिबल रेंज कवर हो जाती है बाय यूजिंग दीज टू लैंप्स। जब आपने यूवी रीजन पर, सिर्फ यूवी रीजन पर काम करना होता है, आप सिर्फ ड्यूट्रियम लैंप को ऑन रखते हैं, टंगस्टन लैंप को ऑफ कर देते हैं। और यूजुअली हम लोग विजिबल रीजन के अंदर ले रहे होते हैं, स्कैन ले रहे होते हैं, तो फिर ड्यूट्रियम लैंप को ऑफ रखते हैं, टंगस्टन लैंप को ऑन कर लेते हैं। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्विच ऑन द बोथ लैंप्स व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन वन वेवलेंथ रेंज, क्योंकि इन ड्यूट्रियम लैंप्स की जो एज होती है वो आवर्स में होती है, कितने आवर्स ये चल सकता है। तो आप जितना इसको महफूज आपको करना चाहिए। अगर आप विजिबल रीजन के अंदर स्कैन ले रहे हैं तो आपको ड्यूट्रियम लैंप को बंद रखना चाहिए ताकि उसकी लाइफ जो है वो मेंटेन रहे। As with the dispersive eye, the lamp illuminates the entire band of UV or visible light. The monochromatic grating or prism gradually changes the small bands of radiation sent to the beam splitter. Dispersive IR में मुकम्मल वेवलेंथ रेंज, मुकम्मल वेवलेंथ कौन सी, 200 से 700 तक, उस सारी की सारी पड़ रही होती है किसके ऊपर, मोनोक्रोमेटर के ऊपर, ग्रेटिंग। और ग्रेटिंग उसमें से कुछ पोर्शन सपोज करें 200 से 700 तक उस पर पड़ रही है और 200 से 250 तक के एक पोर्शन को वो जाकर आगे फॉल कर देता है बीम सप्लिटर के ऊपर। और बीम सप्लिटर क्या करता है, उसमें से आधा हिस्सा भेज देता है रेफरेंस की तरफ, आधा हिस्सा भेज देता है सैंपल सेल की तरफ। द बीम सप्लिटर सेंड्स द बैंड्स टू द सेल कंटेनिंग द सैंपल सॉल्यूशन एंड द रेफरेंस सॉल्यूशन। मतलब कुछ वेवलेंथ जो है, कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन चलेगी रेफरेंस सॉल्यूशन में, कुछ अमाउंट रेडिएशन चलेगी आपकी सैंपल सॉल्यूशन के अंदर। डिटेक्टर measures the difference between the transmitted light through the sample versus incident light intensity, which is reference material। मतलब रेफरेंस से जो लाइट एमिट हो रही होती है उसको आई नॉट, जो सैंपल से एमिट हो रही होती है उसको आई ले लेते हैं।
ये दोनों इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर के ऊपर जाती हैं और रिकॉर्डर आई नॉट माइनस आई को विजिबल कर देता है, जो एब्जॉर्बेंस के इक्वल आता है। डिस्पर्सिव आईआर में आपने बोला कि टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर वेवलेंथ, के आप एक बैंड ऑफ एनर्जी भेज रहे हैं, जैसे 200 से स्टार्ट हुए 700 तक जाना है, तो एक दफा उसने 200 से 250 तक वेवलेंथ भेजी, फिर 250 से 300 तक, फिर 350 से 400 तक। इस तरह आपको वो कंप्लीट बैंड को स्कैन करने के लिए, कंप्लीट वेवलेंथ रेंज को स्कैन करने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन इंप्रूवमेंट में वो कहता है डायोड एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज किए जाते हैं। हेयर अ प्रिज्म विच इज अ डिस्पर्शन डिवाइस, ये वाली डिवाइस ब्रेक्स अपार्ट द फुल स्पेक्ट्रम ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल। वो क्या करता है, वो प्रिज्म जितना सैंपल में से आया हुआ है, सारा सैंपल में से जो लाइट गुजर कर आई हुई है, वो सारी को एक डायोड एरे के ऊपर मुकम्मल स्पेक्ट्रम की फॉर्म में शो कर देता है। मतलब आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी लाइट इसमें इन फाइन डिस्पर्शन डिवाइसेस में से डिस्पर्स होती है और पूरी डायोड एरे के ऊपर एक मुकम्मल स्पेक्ट्रम आ जाता है, जिससे हम लोग इंटेंसिटी को लेते हैं एट द रिस्पेक्टिव रीजन वेयर देयर विल बी अ मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस। ईच इंडिविजुअल बैंड ऑफ यूवी is detected by an individual diode on a silicon wafer simultaneously। तो हर रीजन जो जा रहा होता है लाइट का, उसको सेपरेट सिलिकॉन डायोड एरे का मतलब है कि ये बहुत सारी डायोड्स है। तो हर लाइट जो जितने पोर्शन पर जो लाइट पड़ रही होती है, वहां जो डायोड मौजूद है वो उसके ऊपर प्रोसेस करती जाती है और उसका इंडिविजुअल एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करती जाती है। The obvious limitation is the size of the diode, so some loss of the resolution over traditional instruments observed। डायोड एरे का साइज बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो साइड से रेडिएशन इसके ऊपर पड़ रही होती हैं, वहाँ कुछ कहता है पावर लॉसेज या रेजोल्यूशन लॉसेज आ जाते हैं, तो उनको ओवरकम किया जा रहा है न्यू डिवाइसेस के अंदर। तो ये बेटर टेक्निक है डायोड एरे को यूज, बिकॉज इसके ऊपर या पूरे स्पेक्ट्रम को या पूरी रेंज को स्कैन कर लेते हैं। इस पर अलग अलग आपको पोर्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। These are some important questions from this topic, तो आपको इनकी हो ना होनी चाहिए, इसी से आप लोगों के MCQs भी एडजस्ट होते हैं। Solvent effects peak in UV spectra, what is the effect of the hydrogen bonding on UV spectra, लोगों ने सारे डिस्कस किए होंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक था, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।